हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम दृष्टि एजुकेशन। आज की वीडियो में हम पॉलीमर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पीजीटी के सिलेबस का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। हम सबसे पहले पॉलीमर करेंगे, उसके बाद अगर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है बहुलक और इसको पहले कवर करेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं पीजीटी का, उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर भी के क्वेश्चन जो भी हैं वो भी अटैम्प्ट करेंगे। चैप्टर वाइज मैं बहुलक कराऊंगी, तो बहुलक से रिलेटेड जितने भी आपके वो क्वेश्चन आए हैं उसको भी अटैम्प्ट करेंगे, और साथ ही साथ हम इसका पूरा कंटेंट जो है चैप्टर वाइज करेंगे, ताकि हमें कोई आगे जाके कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद हम पॉलीमर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पीजीटी का सिलेबस है। इसमें ये फिज़िकल साइंस और इसके बाद है आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। ये आपका फिज़िकल केमिस्ट्री का है, देख लीजिए। गैसीय अवस्था, उसके बाद है ऊष्मीय गतिकी एवं ऊष्मा रसायन, उसके बाद आपकी आणविक ऊष्मा गतिकी, उसके बाद अंतःसतह रसायन, उसके बाद है विलयन, उसके बाद है रासायनिक साम्य, वैद्युत रसायन, उसके बाद आपका अकार्बनिक रसायन है, इसमें परमाणु संरचना और पॉलीमर हमारा टॉपिक। सबसे पहले कवर करेंगे हम पॉलीमर को हिंदी में हम बहुलक कहते हैं। बहुलक पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। इसमें पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का मतलब होता है इकाई, अर्थात भाग से हुई। ठीक है। बहुलकों के बहुत बृहत अणु की तरह परिभाषित किया जा सकता है, जिनका द्रव्यमान अति उच्च होता है। इसका द्रव्यमान 10⁻³ से लेकर 10⁻7 में होता है। इन्हें हम बृहत अणु भी कहते हैं, जो कि पुनर्वृत्त संरचना इकाइयों के बृहत पैमाने पर जुड़ने से बनते हैं। मतलब पॉलीमर जो है, जब इसमें लगातार रचनात्मक इकाइयाँ जुड़ती हैं तो हमारा जाके पॉलीमर बनता है। पुनर्वृत्त रचनात्मक इकाइयाँ कुछ सरल और क्रियाशील अणुओं से प्राप्त होती हैं, जो एकलक कहलाती है। ये इकाइयाँ एक दूसरे के साथ मतलब सिंगल यूनिट या मोनोमर यूनिट जो है कोपॉलीमर जो है बनते हैं। इसमें कोपॉलीमर में एक से अधिक यूनिट जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो मतलब इसमें कह रहा है कि ये इकाई एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ी होती है। बहुलकों के संबंधित एकलकों से विचरण के प्रक्रम को बहुलक कलन कहते हैं, क्या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एथीन का पॉलीथीन में रूपांतरण और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल की अन्योन्य क्रिया से नाइलॉन 6,6 का विचरण दो विभिन्न प्रकार की बहुलकन अपक्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारा एथीन या इथाइलिन। ये एक मोनोमर्स हैं। इसकी पॉलीमराइजेशन जब हुआ तो हमारा कार्बन का ये बॉन्ड यहाँ पर टूटा, ये बॉन्ड यहाँ आया और एक कार्बन का बॉन्ड यहाँ आया। ये पुनरावृत्ति इकाई है। फिर इसके बाद हमारा बनता है पॉलीथीन बहुलक। यहाँ एन का मतलब है ये एन पॉलीमर बना है। हमने यहाँ पर एन यूनिट ली थी एथीन की। ठीक है। फिर जब पॉलीमराइजेशन हुआ तो पॉलीमराइजेशन के पश्चात हमारा पुनरावृत्त इकाई हुई। उसके बाद हमारा पॉलीथीन बहुलक बना। इसको हम पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन या इसको पॉलीमर कहते हैं, पॉलीथीन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। जब एन यूनिट एथीन की को पॉलीमराइजेशन हुआ उसके बाद हमारा पॉलीथीन बहुलक बना। ठीक है। इसके बाद सेम यहाँ पर हमने लिया एन यूनिट हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का। ठीक है। इसके बाद और एक एन यूनिट ली है हमने एडिपिक अम्ल की। ठीक है। इनका जब पॉलीमराइजेशन हुआ तो हमारा बना नाइलॉन 6,6। ठीक है। यहाँ पर टूटा क्या है वो देख लेते हैं। और
हम पॉलीमराइजेशन को और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं और पॉलीमर्स को और डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है पॉलीमर का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्मॉल यूनिट मतलब छोटा सा पार्ट, जब छोटी n यूनिट स्मॉल यूनिट का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो हमारा बिग यूनिट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जब n यूनिट माइक्रो यूनिट ली जाती है तो उसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो हमारा बनता है माइक्रो यूनिट। इसी प्रकार जब हम n मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारा पॉलीमर्स बनता है। ठीक है, उसके बाद हम n स्मॉल मास का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो बिग मास यूनिट बनती है, जो कि इसका जो मास होता है 10⁻³ से 10⁵ होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोनोमर्स का मोनो का मतलब ही छोटा होता है, स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद हम इंग्लिश में इसकी कुछ मतलब पॉलीमराइजेशन को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वैसे तो MSc में हम इंग्लिश से ही करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हिंदी मीडियम की हैं तो उनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और इंग्लिश वालों को हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने दोनों ही लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने कंटेंट तैयार किया है। सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीमर्स क्या होती है। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, क्या होते हैं पॉलीमर? हाई मॉलिक्यूलर मास वाले सब्सटेंस होते हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट को से बनते हैं। ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइंड गिव्स पॉलीमर्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। मतलब सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद पॉलीमराइजेशन होता है तो हमारा पॉलीमर बनता है। और द सिंपल मॉलिक्यूल विच कंबाइन टू गिव्स पॉलीमर, मतलब जो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर हमें पॉलीमर देता है वो क्या कहलाते हैं? वो हमारा मोनोमर्स। यहाँ पर सिंपल कहा है और सिंगल। मोनोमर्स का मतलब एक यूनिट जो भी हो। ठीक है, इसके बाद द प्रोसेस बाय विच सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट इज मोनोमर्स आर कन्वर्टिंग इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जिस प्रक्रिया के द्वारा सिंपल मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स को देते हैं या उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम तो दे ही चुके हैं पीछे। सबसे पहले देखते हैं एथीन है, इसमें n यूनिट ली है, उसका पॉलीमराइजेशन किया और इसमें रिपीटेड यूनिट क्या है? इसमें ये वाली CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 n यूनिट जो है हमारी रिपीटिंग यूनिट है। उसके बाद पॉलीमराइजेशन हुआ, उसके बाद प्रोसेस कंप्लीट हुई, उसके बाद हमारा n पॉलीमर्स CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बना। इसको हम पॉली इथाइलिन या पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, ये एक हमारा पॉलीमर है और ये मोनोमर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ये बॉन्ड इधर टूटा और ये बॉन्ड इधर टूटा, इसके बाद हमारा ये बना है। ठीक है, ये रिपीटिंग यूनिट, ये ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड थे तो ये इधर कार्बन बॉन्ड, इसका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया तो ये बन गया हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये एक बॉन्ड है कार्बन की। ठीक है, ये आगे। अब हमारे पॉलीमर्स दो प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमो और कोपॉलीमर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ए पॉलीमर फॉर्मेड फ्रॉम वन टाइप्स ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। मतलब जो भी पॉलीमर्स एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं हमारे होमोपॉलीमर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलीथीन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ मोनोमर्स इथेन। इन दिस रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट इज, इसमें n यूनिट जो है इथाइलिन की क्या हो रहा है? रिपीट हो रही है और पॉलीमराइजेशन के बाद हमारा पॉलीथीन बन रहा है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल भी हैं PVC और PAN, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पेन। अगला इसका कोपॉलीमर क्या होते हैं? कोपॉलीमर के बारे में देख लेते हैं। ए पॉलीमर फॉर्मेड फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट मोनोमर्स इज कॉल्ड कोपॉलीमर और मिक्स पॉलीमर। मतलब जो दो डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, जैसे यहाँ पर N हेक्सामिथाइल डाईएमीन लिया और यहाँ एडिपिक एसिड लिया है,
इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग मोनोमर्स हैं, ये अलग मोनोमर्स है और ये अलग मोनोमर्स है। उसके बाद कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हम पॉलीमराइजेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा नायलॉन 6,6 बना। यहाँ पर ये टूटा, ये हमारा टूटा यहाँ से, और ये यहाँ से H, तो ये H2O निकल गया और आपका नायलॉन 6,6 बन गया। NH2 CH2 को होल 6, NH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH2 को होल 4 और CO N यूनिट आपकी पॉलीमर बना है नायलॉन 6,6 और हमारा H2O निकल गया, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलकों का वर्गीकरण। सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एबिलिटी, उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपॉन स्ट्रक्चर, उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मॉलिकुलर फोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एबिलिटी एंड स्रोत पर आधारित वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद इसमें जो क्लासिफिकेशन जो है स्रोत के आधार पर है, उसमें हमने उसके भी सब टॉपिक हैं। उसके बाद देख लेते हैं। सबसे पहले सब हेडिंग है हमारी नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? ये बहुलक मैंने यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश की डेफिनेशन से ईजिली समझ सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में और हिंदी अच्छे से समझ में आती है तो हम हिंदी में भी ईजिली समझ सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। ये बहुलक पादपों तथा जंतु में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, कुछ रेजिन तथा रबड़। ये क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स हैं। द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड नेचुरल रबर, ठीक है। इसके बाद हमारा सिंथेटिक पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक। विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, नायलॉन 6,6 और संश्लेषित रबड़, ब्यूना एस मानव निर्मित बहुलकों के उदाहरण है जो विस्तृत रूप में दैनिक जीवन में एवं उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स, दीज आर कॉल्ड मैन मेड पॉलीमर्स, ठीक है। इसके उदाहरण है पॉलीथाइलिन, PVC, टेफ्लॉन, बेकलाइट, ट्राइलिन, ठीक है। इसके पॉलीथीन का एग्जाम फॉर्मूला दिएगा CH2 PVC का CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl, फिर टेफ्लॉन का दिया CF2 CF2। उसके बाद है आपका बेकेलाइट, उसके बाद है आपकी ट्राइफ्लीन, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे सेलुलोज एसीटेट, रेयॉन और सेलुलोज नाइट्रेट आदि इस उपसर्ग के साधारण उदाहरण है, ठीक है। मतलब अर्ध संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। These polymers are mostly derived from naturally occurring polymers by chemical modification। मतलब केमिकल जो नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो है केमिकली मॉडिफिकेशन जो होता है वो हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इनके एग्जाम्पल है सेलुलोज डाइएसिटेट पॉलीमर, ठीक है। अगला है हमारा हेडिंग संरचना पर आधारित बहुलकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहला है हमारा रेखिक बहुलक, लीनियर पॉलीमर। इन बहुलकों में लंबी और रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं। उच्च घनत्व पॉलीथीन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड आदि इसके उदाहरण हैं, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। दीज आर पॉलीमर इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग एंड लीनियर चेन। हाई डेंसिटी, फॉर एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीमर, नायलॉन्स, पॉलिएस्टर एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है।
इसके बाद हमारा शाखित श्रृंखला बहुलक। इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाओं में कुछ शाखाएं होती हैं। निम्न घनत्व पॉलीथीन मतलब शाखित जो ब्रांचेस होंगे पॉलीमर्स में, तो क्या होगा, उनका घनत्व जो हो जाएगा कम हो जाएगा। और रेखिक में क्या होता है, घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। जैसे पॉलीथीन होती है, कोई पॉलीथीन बहुत ही ज़्यादा जल्दी अगर हम कैरी बैग लेते हैं पॉलीथीन में तो वो बहुत ही जल्दी फट जाता है। इसका मतलब होता है वो ब्रांचेस चैन पॉलीमर होती है और उनका निम्न घनत्व होता है और वो ईजिली फट जाती है। इनका ब्रांचेस चैन पॉलीमर का इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर जॉइंड टू फॉर्म लॉन्ग चैन विद साइड चेन्स और ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ। उसके बाद एग्जाम्पल है लो डेंसिटी पॉलीथीन ग्लाइकोजिन स्टार्च। किसके उदाहरण है, हमारे ब्रांचेस चैन पॉलीमर्स के। उसके बाद है तिर्यक बंधित अथवा जालक्रम बहुलक। यह साधारणतः द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक समूह वाले एकलकों से बनते हैं तथा विभिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के बीच प्रबल सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है बेकेलाइट, मेलेमिन आदि। ठीक है, बेकेलाइट और मेलेमिन किसके उदाहरण है, हमारे त्रियक बंधित अथवा जालक्रम बहुलक के। इसको इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर पॉलीमर इन विच मोनोमर्स यूनिट आर क्रॉस लिंकेड टुगेदर टू फॉर्म ए 3-dimensional नेटवर्क्स, फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, अगली हेडिंग हमारा आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगले हम अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम पूरा डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनी हुई है, आगे हम और अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि मुझे अभी थोड़े सा नोट्स और बनाने हैं। उसके बाद हम आपको और भी डिटेल में बढ़ाएंगे। ये मेरी वीडियो पहली है, उसके बाद हम और अच्छे से स्पीड से कवर करेंगे क्योंकि अभी तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी इस टाइम फॉर्म फिलिंग में लगेगा, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम मिलेगा। तो मैं ज़रूर ही डेफिनेटली आपका कोर्स कवर करा दूँगी और साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके साथ साथ हम जब हमारे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ये हमारा टॉपिक पूरा पॉलीमर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं उसको कराऊंगी और मैं पूरा सिलेबस पीजीटी का कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पूरा रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे और रेगुलर भी अगर वीडियो भी कभी भी देखेंगे तो मेरा बिल्कुल प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपका पूरा कोर्स करा दूँगी। तो आपको कोई बुक कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लास अटेंड करनी है रेगुलर। जो भी वीडियो आए, जो भी पीछे का कंटेंट पड़ा हुआ है प्रीवियस वीडियो, उनको देखिए कि अगर टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं या पीजीटी की स्पेशल कर रहे हैं, तो भी आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक करना मत भूलिए। अगर आप मुझे जितना भी लाइक करेंगे या वीडियो शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो कंटिन्यू रहे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और क्या किस टॉपिक पर वीडियो जानना चाहते हैं। मैं उस पर ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। अगर आप बुक भी जानना चाहते हैं तो भी मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको उसको किस टॉपिक पर और कैसी बुक चाहिए, या आपको प्रीवियस बुक ईयर्स के लिए कोई बुक चाहिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।